आइए, बग्गा साहब भी हमारे साथ कार्यक्रम में हो चुके हैं शामिल, और बग्गा साहब से भी जरा एक बार, शुक्रवार को जो अमेरिका के आंकड़े आए हैं बेरोजगारी के भी और साथ ही वेज प्राइस बढ़ने के भी, जरा उन आंकड़ों का क्या मतलब निकाला जाए, क्योंकि काफी लोग, बग्गा साहब ये कह रहे हैं कि शायद इसके दम पर फेड सितंबर की मीटिंग में कुछ अपना डिसीजन बना सकता है। क्या ये आंकड़े इतने इंपॉर्टेंट हैं और फेड के रुख में क्या असर पड़ सकता है, जरा ये समझाएं सर। देखिए अनिल जी, चार और आंकड़े आएंगे। चार आंकड़े आने वाले थे जुलाई की बैठक से सितंबर की बैठक तक। उसमें से एक आया, ये जो नौकरियों का एक आंकड़ा आया पिछले फ्राइडे को। इसके बाद अब इस हफ्ते में आएगा इन्फ्लेशन का आंकड़ा। फिर अगस्त का जो आंकड़ा आएगा वो बैठक से पहले आ जाएगा और आइडिया मिल जाएगा कि किस तरफ मार्केट का रुख जा रहा है। तो अभी फ्राइडे को क्या आया? फ्राइडे को नौकरियां कम हुई, 2 लाख के सामने 1,87,000 नौकरियां नई आई। बट उसके सामने जो अनएम्प्लॉयमेंट जो 3.6 का एस्टिमेट था, 3.5 पे आया। और जो वेज ग्रोथ है, आर्डली जो मजदूरों को वेतन मिलता है घंटे भर का, उसमें 0.3 का एस्टिमेट था, वो 0.4 पे आया और एनुअल 4.4 पे आया। अब देखिए, मार्केट जरूर कंफ्यूज्ड हो जाता है, बट यहाँ फेड भी कंफ्यूज्ड है, क्योंकि फेड की जो गवर्नर है मिशेल बोमैन, उन्होंने कहा कि और रेट्स बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी हमें, मेरा ये सोचना है। जबकि दो फेड के प्रेसिडेंट, एटलांटा और शिकागो के प्रेसिडेंट्स, उन्होंने राफेल बॉस्टिक हैं और एलन गुल्स्पी हैं, उन दोनों ने ये कहा कि अभी और डेटा आना बाकी है और हमें तो यही लग रहा है कि और रेट शायद बढ़ाना ना पड़े अगर इन्फ्लेशन ऊपर नहीं जाती। तो अभी मार्केट भी साइडवेज है। अगर फेड ही डेटा डिपेंडेंट है, फोरकास्ट नहीं कर पा रहा, और फेड के वरिष्ठ अधिकारी भी ऐसे डिवाइडेड हैं, तो मार्केट के लिए भी पोजीशन लेना मुश्किल हो जाता है। बट मार्केट क्या पोजीशन लिए बैठा है? इस बारी, इस हफ्ते जो यूएस की इन्फ्लेशन निकल के आएगी, वो पिछले जून के 3% के सामने थोड़ी बढ़ के आएगी, 3.2 पे आ सकती है या 3.3 जुलाई की इन्फ्लेशन। जो कोर इन्फ्लेशन है वो 4.8 पे बरकरार रहेगी, ये अनुमान है। इसके सामने अब फ्यूचर्स क्या दिखा रहे हैं? फ्यूचर्स अभी तक तो कोई ज्यादा प्रोबेबिलिटी नहीं दिखा रहे। सितंबर में कोई 19% की प्रोबेबिलिटी है रेट हाइक होने की, या नवंबर में लगभग 26% की पॉसिबिलिटी है। इसके सामने जो इकोनॉमिक डेटा आ रहा है, एटलांटा फेड जो जीडीपी नाउ का आंकड़ा आता है, वो बहुत स्ट्रांग है। तीसरी तिमाही के लिए अभी 1 अगस्त तक उनका डेटा आया है, तो मतलब एक महीना हो गया, वो 3.9 की बात कर रहे हैं। बगैर साहब बता भी रहे हैं कि कुछ और इंटरेस्टिंग डेटा आंकड़े आने वाले हैं अमेरिका में। इससे पहले चार और आंकड़े आने वाले हैं, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट आंकड़े होंगे इस बार महंगाई के। और बगैर साहब, शायद महंगाई बढ़कर आने वाली है, क्या अनुमान है? आंकड़े कब आने वाले हैं और इसका क्या असर पड़ेगा, जरा वो समझाएं सर। जी अनिल जी, थर्सडे को डेटा आएगा यूएस सीपीआई का, जुलाई का, और वो 3.3% शायद आएगा। जून का जो डेटा था, काफी तेजी से महंगाई दर गिरी थी 3% की तरफ, उससे थोड़ा बढ़ के आ सकता है 3.3। अच्छी खबर यह है कि कोर सीपीआई जो है, जो फूड और एनर्जी को निकाल के कैलकुलेट करते हैं, वो 4.8 पे थी, वो 4.8 पर ही रहेगी। तो फेड को कोई ज्यादा इससे इंडिकेशन नहीं मिलेगी, क्योंकि 3.2 3.3 तो वाजिबी है। बहुत तेजी से जून का गिरावट आई थी, 4% के ऊपर से सीधा 3% पे आया था, तो थोड़ा बढ़ेगा। बट कोर जो है वो 4.8 पर ही बरकरार रहेगा। अब उससे क्या हो जाता है कि अगस्त के नंबर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो अगस्त के महीने में जो सितंबर के पहले हफ्ते में अगस्त की नौकरियां और अगस्त का इन्फ्लेशन जो आएगा, वो बहुत अहमियत रखेगा सितंबर की फेड की बैठक के लिए। इसलिए मार्केट्स फिर कॉशियस मोड में आ जाते हैं, साइडवेज हो जाते हैं, क्योंकि फेड के जो वक्ता है वही बहुत दो तरफा राय दे रहे हैं। कुछ वक्ता कह रहे हैं कि रेट एक बारी और बढ़ाना चाहिए, कुछ कह रहे हैं अभी हो गया, अभी रुक के देखते हैं और लगता है कि इन्फ्लेशन का रुख नर्म है, तो इसलिए हम रुक सकते हैं।
तो अगर फेड में ही इस तरह के पॉइंटर्स हैं तो मुश्किल रहेगा। एक जो बड़ा डेटा पॉइंट और आएगा अनिल जी, जैक्सन होल की बैठक, जो पिछले साल आपको याद है हमने कोशिश किया था बंसल जी को भेजने का, बट उनका फिर एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गया था। तो उसमें मीडिया भी रहता है, और जैक्सन होल लैंग्वेज में इशू क्या था बोलते हैं। सर, ये जैक्सन और लैंग्वेज इशू था कि बंसल जी का वीजा रिजेक्ट क्यों हो गया? मतलब क्या रीजन क्या है? बंसल जी बड़ी उम्मीदों से जैक्सन हॉल जाना चाहते थे हमारे सारे रिप्रेजेंटेटिव के बेसिस पे, दिक्कत कहाँ आई? वो देखिए, वो अभी ये नेक्स्ट फ्रेंडशिप डे को ही पता लग सकता है मेरे ख्याल से, हम थोड़ा इम्प्रूवमेंट करके। हम्म, मेरे मेरे हिसाब से सर वो लैंग्वेज वाला इशू इंग्लिश का आ गया। और एक्चुअली क्या है, वीजा के जितने भी इंटरव्यू है ना सर, रात को 8 बजे के पहले पहले सारे हो जाते हैं, दिन में ही होते हैं। 8 बजे के बाद अगर इंटरव्यू हो रहा होता तो बंसल जी उसमें भी पास हो जाते हैं। तो बंसल जी बेटर लक नेक्स्ट टाइम। जी बंसल जी। नहीं अनिल जी, अब तो इतना फेमस हो गया अनिल जी, जी बिजनेस इतनी दूर दूर देखा जाता है। जो बग्गा जी बोल रहे हैं अनिल जी, मेरा जी ऐसा मानना है वो जैक्सन हॉल वालों ने अनिल जी मेरी एप्लीकेशन पहुंचने से पहले ही रिजेक्ट कर दी अनिल जी। मैंने कल आपके साथ शेयर भी करा था, जैसे मेरे को अभी शनिवार को अपनी डॉक्टरेट मिली अनिल जी, तो सबके साथ बोलना चाहता हूँ। मैंने उनसे पूछा कि थोड़ा बता देना क्या बोलना है, तो कहते बी एट ईज, आप हिंदी में भी बोल सकते हैं। उनको लगा शायद मुझे बोलने में दिक्कत हो रही है अनिल जी, इतने फेमस है। तो ये चीज अनिल जी सबको मालूम है, एप्लीकेशन से पहले ही रिजेक्ट कर देते हैं कि लैंग्वेज का इशू होगा। भाइयों, बंसल जी को अच्छी खासी इंग्लिश आती है और दिन में भी बोल सकते हैं। ये तो अलग बात है कि हम बंसल जी की थोड़ी सी खिंचाई करते रहते हैं, इसलिए अलग बात है। बाकी उनकी अंग्रेजी पर बिल्कुल भी संदेह ना करें। और अंग्रेजों को जितनी हिंदी आती है उससे बेहतर इंग्लिश बंसल जी को आती है, इतना मैं गारंटी से कह सकता हूँ। इस बात का भरोसा रखें। बिल्कुल। तो कंपेयर तो ऐसे ही करना चाहिए ना बग्गा साहब जी। सर बताएं। बहुत अच्छा आपने क्लैरिफिकेशन दे दिया। मैंने तो ऐसे ही थोड़ा सा बहुत डल हो जाता है डेटा डेटा देते हुए, तो बंसल जी जी के साथ अच्छा हो जाता है इंटरेक्शन, वो सबको हंसा देते हैं। एब्सोल्युटली। तो जी सर। जैक्सन होल ज्यादा उम्मीद नहीं है कुछ कहने की इन टर्म्स ऑफ पॉलिसी, बट स्ट्रैटेजी क्या है उसकी तरफ थोड़ा सा रुखाएगा अनिल जी। और ये एक बात जो हुई कि 10 साल का पेपर जो 4.19 तक भी गया था, 4.2 की तरफ भी जा रहा था, वो फिर उसकी यील्ड गिरी फ्राइडे को। उसका जो यील्ड था वो फिर से गिरा। तो ये बॉन्ड मार्केट काफी कंफ्यूज्ड है, वॉलेटिलिटी बहुत हाई है, इक्विटी में वॉलेटिलिटी नहीं है। तो ये यही दिखा रहा है कि इक्विटी को जारी रखना चाहिए ऊपर बढ़ना, और बॉन्ड मार्केट अपना अभी भी मन बना रहा है कि किस तरफ जाना है। और वो असमंजस की स्थिति रहेगी सितंबर की बैठक तक, और हो सकता है अगर सितंबर में पॉज कर जाए तब एक बॉन्ड मार्केट रैली भी आ सकती है। नहीं तो क्या, यूएस ने अपना जो लोन का अमाउंट है वो बढ़ा दिया है, तो वो काफी इशुएंस आ रहा है हर मंडे को। अमेरिकन ट्रेजरी नए बॉन्ड इशू करता जा रहा है, उससे काफी प्रेशर है यील्ड्स के ऊपर, क्योंकि यील्ड्स बढ़ते जाते हैं और इतना सारा वो आ रहा है बॉन्ड इशुएंस, तो वो थोड़ा सा डिप्रेस कर रहा है बॉन्ड मार्केट को अमेरिका में। और एक बार जरा राय बग्गा साहब से ली जाए, कच्चे तेल के दाम पर $86 आगे सर धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। टेंशन होने लगी है सर, ये मतलब अब तो कुछ कुछ ब्रोकरेज फिर से 100 का टारगेट भी दे रही है। तो क्या कच्चे तेल को लेकर क्या व्यू है सर? थोड़ा सेंटिमेंटल आज इम्पैक्ट आ रहा है, चाहे 6 हफ्ते से बढ़ रहा है ओवरऑल। सऊदी और रशिया के कट्स के कारण जरूर बढ़ा है, यूएस का इन्वेंट्री होल्डिंग घटा है, बट अभी भी सप्लाई ज्यादा है डिमांड से। प्रॉब्लम क्या आई, यूक्रेन ने जो नेवल ड्रोन्स छोड़े, एक रशियन टैंकर को हिट किया और एक रशियन वॉरशिप को हिट किया ब्लैक सी में। अब ब्लैक सी से 15 से 20% रशिया का तेल एक्सपोर्ट होता है, और रशिया जैसे सब जानते हैं कि दूसरा बड़ा उत्पादक है। पहले सबसे बड़ा होता था, अब कट्स के बाद, सऊदी के बाद रशिया सबसे ज्यादा है। अब इसके चलते प्रॉब्लम ये आ रही है कि क्या अगर ब्लैक सी का रशिया का एक्सपोर्ट्स पे अंकुश लगाता है यूक्रेन अपने ये नेवल ड्रोन्स छोड़ के, तो बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है तेल इंपोर्टर देशों के लिए। और इसी के चलते सऊदी ने भी
बहुत तेजी से अपने रेट बढ़ाए। सितंबर के जो रेट अरामको ने अनाउंस किए एशियाई बाजारों के लिए और यूरोपियन मार्केट्स के लिए, लगभग 30 सेंट उन्होंने बढ़ा दिए पिछले वीकेंड को। तो ओवरऑल सेंटिमेंटल इशू है। लीबिया से थोड़ा सा बढ़ रहा था उत्पादन और निकलना शुरू हो रहा था, बट रशिया तो बिल्कुल एलिफेंट इन द रूम है। अगर रशिया के उत्पादन पे कोई रोक लगती है यूक्रेन के आक्रमण के चलते, तो और बढ़ सकता है। यहाँ से और बढ़ना तो नहीं चाहिए, ये मेरा अनुमान यही है, क्योंकि ओवरऑल ऐसा नहीं है कि बहुत दमदार प्रोडक्शन हो रहा है। यूरोप में मंदी है थोड़ी, चाइना में स्लो डाउन है, कोरिया में स्लो डाउन है। तो इसके चलते एक बैलेंस्ड मार्केट है, बट सेंटिमेंटली बूस्ट हुआ है प्राइसेस को, अनिल जी।